Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shahdev Akram and today we are going to learn our second lecture of chapter number 6 that is transition elements. आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का और उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं और फिर उनका ट्रेंड पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी एटम को आपस में जोड़ कर रखती है, ठीक है। और अगर आपने उसी एटम को तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए भी जितनी एनर्जी चाहिए उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break down an atom into nucleus and free electrons is called binding energy। यानी वो एनर्जी जो आपको चाहिए किसी भी एटम को तोड़ने के लिए ताकि उसका न्यूक्लियस अलग हो जाए और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अलग हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंडली, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज जो हैं मतलब जैसे हार्ड होते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं, ये टफ होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये भी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद डिपेंडेंस और वेरिएशन पीरियड जो है इनका आप लोगों ने ध्यान से जो है वो समझना है, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज इनकी हैं उनकी डिपेंडेंस और उनका जो वेरिएशन इन पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम। सो अगर आपको इसका समझ आ जाएगा और अगर आप बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड जो है वो याद कर लेंगे तो जो बाकी है वो एज इट इज आप लोगों का हो जाएगा। सो डिपेंडेंट की बात करें तो जो बाइंडिंग एनर्जी है ये डिपेंड करती है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ज्यादा होगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 21, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं वो आर1 में आ जाएंगे, उसके बाद है हमारे पास 3d एंड 4s। अगर मैं इसके ब्लॉक्स बना के आपको दिखाऊं 3d के 5 टोटल ऑर्बिटल्स जो है वो होते हैं। तो अगर हम इसके 5 ऑर्बिटल्स इस तरह से शो करें और नेक्स्ट हमारे पास एंड पे आ जाए 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s के अंदर होते हैं। 3d के हिस्से में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो आता है, ये 3d है हमारे पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आता है। तो अगर आप देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेड है, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है, 18 यहां पर आ गए, पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। उन 3 इलेक्ट्रॉन्स में 2 पेड है 4s के अंदर और 3d के अंदर एक पेड है। ये पांचों 3d के ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम यही ड्रॉ करें टाइटेनियम के लिए तो पहले तो आर्गॉन जो है सेम एज इट इज उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी तरह इसके 5 ब्लॉक्स जो है वो बनाएं तो इसमें अब आपने देखना है कि क्या डिफरेंस आया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 22, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ गए, पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इधर आ गया एक इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक पीरियड के एलिमेंट्स है। पहले स्कैंडियम आता है 21, फिर टाइटेनियम आएगा 22। तो जैसे ही हमने पीरियड से लेफ्ट टू राइट मूव किया, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, लिहाजा इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऊपर वाले से ज्यादा। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में भी हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। यहाँ पे ये पॉइंट स्कैंडियम है, ग्राफ आपको बुक से भी मिल जाएगा और मैं स्क्रीन के ऊपर भी वो शो कर दूंगा आपको। तो ये स्कैंडियम है और ये जो टाइटेनियम है ये इसके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम ऊपर जाएंगे वेरिडियम तक ये बढ़ेगी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये कम क्यों होना शुरू हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि वेरिडियम के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही क्या होगा
कि इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे हो जाएंगे, जैसे इसके पास 2 है, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, तो ये 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जैसे ही वेनेडियम से हम आगे आएंगे तो होगा क्या कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अब ये देखिए जरा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, अब इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हो गए हैं लेकिन अनपेयर्ड जो है वो 4 हो गए। इसी तरह अगर एक मजीद इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए हैं लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम होना शुरू हो गए। तो पीरियड के अंदर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, कहां तक इंक्रीज करेगी, अप टू 5b और 6b, यहां तक पहले इंक्रीज करेंगे। उसके बाद क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो लिहाजा वैल्यू के बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी, देन डिक्रीज अप टू 2b। जो आखिरी ग्रुप है 2b जिसके अंदर जिंक आता है तो उसके देखें सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है और उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई कि उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेंपरेचर होता है जिसपे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट वो टेंपरेचर है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। तो जो वेरिएशन इन पीरियड हमने बाइंडिंग एनर्जी का पढ़ा है वही वेरिएशन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं, तो उस ग्राफ से भी हमें ये पता चलेगा कि जिस तरह बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ेगी और बाद में कम होगी, उसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी पहले इंक्रीज होंगे और बाद में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। वेरिएशन इन पीरियड इसका सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, यही हम लिखेंगे और आप प्रीवियस ही याद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो पैरामैग्नेटिज्म एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, किससे, बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। अब ये जो प्रोसेस है डिपेंड करता है अगेन किस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनसे जो पैरामैग्नेटिज्म है वो ज्यादा होता है, और जिनका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो भी क्या होता है, कम। लेकिन इसका जो पैरामैग्नेटिज्म हम बिहेवियर निकालते हैं ये निकालते हैं आयनिक स्टेट के, ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर इसका भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पीरियड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं। अगर हम पैरामैग्नेटिज्म का ग्राफ भी ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है, यानी सबसे पहला हमारे पास कैडमियम है, ठीक है, 3 पॉजिटिव, और लास्ट पे इसी तरह जिंक जो है। उस कैडमियम की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमने देखा कि इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बन जाएगा Sc3 पॉजिटिव। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। अगर कोई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो 0। इसी तरह करते करते टेबल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास मैंगनीज एंड आयरन, Mn3 पॉजिटिव। इसी तरह जो आयरन है हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव। इनके पास मैक्सिमम हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है इनका पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा। और करते करते एंड पे जब हम जिंक पे आ जाते हैं तो जिंक का पैरामैग्नेटिज्म सबसे कम होता है। तो ये हमने देखा कि पहले तीनों प्रॉपर्टीज में वही काम हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी चाहे बाइंडिंग एनर्जी हो, चाहे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे पैरामैग्नेटिज्म हो, वो वैल्यू पहले तो इंक्रीज कर रही है और बाद में हम डिक्रीज कर, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी आज के लेक्चर के लिए देखें तो वो है हमारे पास कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ये सिंपली बेटा साइज को कहते हैं।
और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। atomic size is inversely proportional to nuclear attraction। तो अभी पहली तीन प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यहां पर भी हम देख रहे हैं विनिडियम तक जैसे जैसे हम जाते हैं, ठीक है, आपके पास जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती है, यानी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते हैं, तो ये वैल्यूज बढ़ रही है। अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि साइज क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज क्या होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ हमारे पास में इन तीनों के मुकाबले में रिवर्स आएगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज पहले कम होगा और उसके बाद जो है वो इस तरह से बढ़ना शुरू होगा। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा थी, इसका मतलब है इसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा थी। अगर इसके अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थी तो इसका मतलब है इसका जो साइज है वो सबसे कम होगा, ठीक है, और इसकी अंदर अट्रैक्शन सबसे कम थी तो इसका मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो यानी इसका ग्राफ जो है बिहेवियर वही है लेकिन ग्राफ क्या है ऑर्डर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसके अंदर हमने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करती हैं, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे से याद करना है, अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।